ऑलराइट बच्चों, तो अब जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 23rd जैन शिफ्ट 1 पेपर जो आज ही पेपर हुआ है। जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर है। और पेपर की थोड़ी सी बात कर लें तो मैं आपको बताऊं कि ये पेपर इजी तो नहीं है डेफिनेटली। थोड़ा जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ पेपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है। अच्छे लेवल में दो बातें मैं कहूँगा, एक तो थोड़ा पेपर लेंदी होने लगा है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन मांग रहे हैं, प्रिसाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये पेपर अगर आपको लग गया है, यूजुअली केमिस्ट्री को जो हम लोग अगेन एक्सपेक्ट करते हैं कि 35-40 मिनट्स में कर देंगे, बट ये पेपर ऐसा नहीं था। तो 35-40 मिनट्स में आप करके निकल जाएं, ये डेफिनेटली 50-55 मिनट्स, बच्चे को 1 घंटा भी लग सकता है पेपर को करना। और इससे हो सकता है कि आपका फिजिक्स नहीं लेकिन मैथ्स हैम्पर हो गया हो। तो अपने कोचिंग में जो बच्चे पेपर दिए हैं उनके साथ ये समस्या आई है, सबसे मेरी बात हुई तो ये बात समझ में आई कि हाँ भाई, थोड़ा सा पेपर लेंदी होने के चक्कर में केमिस्ट्री और फिजिक्स ने टाइम ले लिया और ये मैथ्स को थोड़ा कम समय दे पाए। बट विश्वास मानिए सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया जितने ही बच्चे पेपर दिए हैं ये प्रॉब्लम सबके साथ आई होगी। तो परसेंटाइल भी उसी के हिसाब से बनेगी, तो डोंट वरी। चलिए, और एक दो बातें और मैं आपको बता दूं, पिछले जो शिफ्ट के पेपर मैंने डिस्कस किए, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आए मैंने उनके आसपास के जो टॉपिक बोले कि देखो इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो आएंगे नेक्स्ट अगले शिफ्ट में। और वो हर बार मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट डे अगली शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से लेक्चर को अटेंड करिए, जो बातें मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए ताकि अगले शिफ्ट के लिए आप उसको रेडी होके जाएं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पेपर। बहुत प्यारा पेपर है। अगेन मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर टफ था, पेपर डुएबल है। लेंदी पेपर था, बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको 30-40 मिनट्स में होने वाला पेपर ये नहीं था, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मैं आपसे बस एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नोट सही से पढ़ा होगा, आप उठा के नोट्स देखिए, क्वेश्चन सारे वहीं से आए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। इसीलिए बेटा नोट्स को अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड के टाइम में नोट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की वीडियोस और इन चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं और नोट्स को छोड़ देते हैं। और फिर जब पहला शिफ्ट निकल जाता है, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हर साल का यही सीन है, हर साल बच्चे कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन तो नोट से ही आया था, आपने जो पढ़ाया था सारा सवाल वहीं से आया था। लेकिन ये बात आप बाद में बोलते हैं जब शिफ्ट 1 निकल जाता है। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, पेपर नोट से ही आया है, पेपर नोट से ही आया है, ताकि एक तो आने वाले बैच जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो इस बात की सीरियसनेस को समझें, और जो लोग पहली शिफ्ट दे चुके हैं वो भी ये समझे कि हाँ भाई पेपर तो नोट से ही आया है, तो अगली शिफ्ट में कम से कम सुधार ले। सुधार की गुंजाइश तो है ही, नो डाउट। बस आपको नोट्स अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स को संभाल के रखिए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। यही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं आपको 2 शिफ्टों में बोला हूं कि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और आएगा। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है क्लास 12 से। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो मेजरली क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरीज लॉ से आए थे। मैंने कहा था आइडियल नॉन आइडियल का क्वेश्चन आएगा और एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल से पूछेगा, और ये वही पूछ लिया सवाल। देखो क्या प्यारा सा सवाल पूछा है आपसे। ये नोट्स के क्वेश्चन है, नोट्स में एग्जाम्पल आपको मेंशन किया था मैंने। कह रहा है चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर द मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। मेरे भाई फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कार्बन CH2 एंड एसीटोन कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल, या और अगर नॉन आइडियल तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव या नेगेटिव। कार्बन डाइसल्फाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड का म्यू 0 है, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एसीटोन को देखें तो एसीटोन पोलर होगा, एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा है, डाइपोल मोमेंट इसमें 0 नहीं आएगा, और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा तो ये पोलर है। और जब भी एक पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करते हैं आप, याद आ गया नोट्स, याद आ गया ये एग्जांपल लिखा था, तो आएगा मेरे भाई कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देख लो ग्राफ में आइडियल से बढ़ा हुआ प्रेशर कहाँ मिल रहा है, ये तो आइडियल का ग्राफ है, ये भी आइडियल का ग्राफ है। अच्छा एक बड़ी शानदार चीज पूछी है उसमें, हालांकि और फंसा सकता था क्वेश्चन में लेकिन फंसाया नहीं। एसीटोन और CH2 में एक ऊपर नीचे किया, तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये भी आप फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, पोलर है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो थोड़ा कम वोलेटाइल होगा। CH2 ऊपर होना चाहिए और एसीटोन नीचे होना चाहिए,
इसमें तो ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, तो ये तो ऐसे नेग्लेक्ट हो गया। खैर ये दोनों आइडियल के हैं, हमें नॉन आइडियल ढूंढने, नॉन आइडियल के ये दोनों हैं। इन दोनों में से नेगेटिव डेविएशन क्या और ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। अगर आपने 3 टिक किया है तो आपको 4 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। लुक एट दिस क्वेश्चन, कह रहा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? क्लोरीन से लेके सिलिकॉन तक। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बेटा। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर, देन आएगा क्लोरीन। ऑलराइट, यूजुअली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर आपको पता है। आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट आयनाइजेशन एनर्जी के और भी फैक्टर हैं, जैसे कि एक फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आता है NH2NP3। P3 में हाफ फील्ड होने की वजह से हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो यूजुअली बढ़ना चाहिए यहां से, लेकिन यहां से घट जाएगा, फिर यहां से बढ़ेगा। ऑल राइट, ये है ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का। देख लेते हैं क्लोरीन सबसे पहले किसमें है सबसे ज्यादा। एक ही ऑप्शन है, उसको आप टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए, एक क्रॉस चेक करिए, और सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, सही बात है। अब क्लोरीन और फॉस्फोरस में, सल्फर और फॉस्फोरस में सल्फर का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाता है। इसका रीजन हाफ फील्ड, देन सल्फर, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। चेक करिए ऑप्शन ए यही है कि नहीं। क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, दैट्स योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट से क्वेश्चन अगेन। ये देखो भाई, मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान से पढ़ के जाना। जब अभी रोजनमंड्स कल वाले शिफ्ट 1 में आया था, तो मैंने बोला था उसकी रिएक्शन पढ़ के जाना। बोला था एल्काइन पे रिएक्शन करा के भेजेगा, देखो भेज दिया। एल्काइन पे रिएक्शन करा के H2PD CaCO3 की रिएक्शन दे दी है। ये देगा सिस एल्कीन। इस एल्काइन से क्या देगा? ये एल्काइन से दोनों हाइड्रोजनेशन होंगे, सेम साइड से जाके अटैच होगा, सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन होगा तो X जो बनेगा बेटा, वो बनेगा सिस एल्कीन। सिस एल्कीन क्या बन जाएगा? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। CH3 डबल बॉन्ड CH3 HNH, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको देगा ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एडिशन होता है इसमें, एंटी एडिशन होता है, अगर आपको याद हो तो। ऑलराइट, नोट्स का सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट्स का। जब ये पढ़ाया था तब आपको बहुत ज्यादा बोला भी था, इसको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला आ गया आंसर सिस, दूसरा आ गया आंसर ट्रांस। ठीक है बेटा, सिस एंड ट्रांस। अब ऑप्शन में आपसे बोला है कि कौन सा सही। कई सारे स्टेटमेंट है। अब देखो क्या है ना कि क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इस चक्कर में क्वेश्चन लेंदी हो गया। अब आप हर एक चीज चेक करोगे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे, डाइपोल मोमेंट चेक करोगे, दोनों आइसोमर है कि नहीं चेक करोगे, मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, तो आपको सारी बातें, पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ लिया यहाँ से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सिस में देखें तो इधर से पोलैरिटी है, पोलैरिटी है तो ये पोलर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये म्यू इसका 0 है ट्रांस का, और ये म्यू नॉन जीरो है। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। पोलर होगा तो बॉन्ड अच्छा होगा, बॉन्ड अच्छा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक्स का बॉइलिंग पॉइंट वाई से ज्यादा होगा, ऐसा बोल रखा है। क्या कह रहा? वाई का ज्यादा है, तो गलत बात है। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक्स का ज्यादा डाइपोल मोमेंट, कह रहा वाई का ज्यादा, ये भी गलत बात हो गई। एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या एक्स और वाई स्टीरियो आइसोमर है? यस एग्जैक्टली, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा। टीआई क्या होता है? यस, सी इज करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन इज asking about melting point of x is more than y. See, melting point जो होता है बेटा, वो ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से, क्योंकि melting point depends on packing efficiency, और पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है किसकी? ट्रांस की। ध्यान रखें, ट्रांस और सिस में, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस। बहुत ही प्यारा सवाल एक आया आपके सामने। अब मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूं, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ के आना है, वो बता रहा हूं क्या आएगा। अब अगला सवाल हो सकता है आ जाए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बर्च रिडक्शन है ये, हो सकता है अब ये सवाल सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को यूज करके एल्काइन का ना दे, अब यही रिएजेंट यूज करेगा और बेंजीन रिंग पे यूज कर देगा। बेंजीन रिंग को रिड्यूस करने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट वाज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन नेम इज बर्च रिडक्शन। हो सकता है वो ना पूछे, बस यही पूछ ले सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है क्या? बर्च रिडक्शन। ऑलराइट सर, तो वहां पे जाके इसके रिडक्शन पैटर्न को जाके देखिए, वहां पे
कि वो कब प्लस आर वाले के साथ कहाँ रिडक्शन कराता है और माइनस आर वाले के साथ कहाँ कराता है। डबल बॉन्ड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जाके मैं हिंट दे रहा हूँ, जाके पढ़ के आना उसको, अगले पेपर में पढ़ के आना उसको। ऑल राइट, ये देखिए ये देखिए, रीएजेंट कौन क्या करता है उसके बारे में सवाल। मैं कहूँगा एक दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हुई हैं। टॉलेंस पहले दे चुका है, फिर आ गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं है। आपको पढ़ेंगे आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगेन नोट्स का सीधा सवाल नोट से उठ के आया है। टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट है। चलिए खैर शुरू से करते हैं। बेयर्स रीजेंट, बेयर्स रीजेंट में क्या होता है? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 पहले सब पढ़ लीजिए। बेयर्स रीजेंट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन टेस्ट बोलते थे इसको अपन, याद आया? कैन टेस्ट किसका करते थे? अल्कोहल का। अल्कोहल का कैन टेस्ट का मतलब वो अल्कोहल का कैन टेस्ट नहीं ये अल्कोहल कैन टेस्ट अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से टेस्ट कराते हैं और फॉर कंफर्मेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट में क्या लेते हैं? सिल्वर होता है आपका, सिल्वर Ag+ से आता है। Ag में अभी तक ये सवाल नहीं आया है कि कहां से कहां जाता है, हो सकता है अगला सवाल ये आ जाए, ध्यान रखना। टॉलेंस एल्डिहाइड को कराता है ऑक्सीडाइज और कीटोन को नहीं कराता है। एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के भी काम आता है। टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये Ag है जो है वो इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब पे डिपॉजिट हो जाता है, और जब डिपॉजिट हो जाता है तो बिल्कुल मिरर के जैसा वर्क करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ऑलराइट, न्यूट्रल FeCl3, ये फिनॉल का टेस्ट कराया था हमने इसका। फिनॉल, या फिर याद आया कुछ एक और था, फिनॉल एंड स्टेबल इनॉल्स, एग्जैक्टली यस। तो फोर्थ, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो बेयर्स रीजेंट KMnO4 पिंक कलर का होता है, ये इसको डिकलराइज करा देगा, डिसअपियर हो जाएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रेड कलर का। टॉलेंस टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट एंड FeCl3 वॉयलेट कलरेशन आता था, आपको लिखवाया था मैंने, तो इसका हो जाएगा P। लेट्स चेक कौन सा सही आंसर है। ए का है S, फर्स्ट का S, सेकंड का Q, थर्ड का R, थर्ड का R, सेकंड का S। ये देखो पहले का S एक ही ऑप्शन है, तो हालांकि ये तो यहीं से निपट गया, लेकिन फिर भी 4 का P, 4 का P एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है। ऑलराइट, तो अगेन इजी क्वेश्चन, बट यस याद होना चाहिए था आपको, स्ट्रेट फ्रॉम योर नोट्स। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, और ये है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 25 ml of 0.1 मोलर BaOH whole twice reacts completely with HCl। ऑब्वियसली कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब HCl को हमने ठीक ठाक अमाउंट में लिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ HCl, अच्छा HCl ही पूछ रहा है कितना लेंगे। चलिए एसिड बेस की रिएक्शन है, BaOH का होल ट्वाइस है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HCl के साथ। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, BaCl2 बनेगा यहाँ से, और साथ में क्या बनेगा बेटा? वाटर, H2O। 2 क्लोरीन गया है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2H दे रहा है, 2H+ ट्वाइस ऑफ वाटर। रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है इसके बारे में। इसका की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। जब वॉल्यूम लीटर में होता है तो मोल्स आते हैं, वॉल्यूम ml में होता है तो मिली मोल्स आते हैं। तो मिली मोल्स इसके निकाल सकता हूँ मैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml। तो मिली मोलैरिटी दे रखा है 0.1, वॉल्यूम है 25 ml, दिस कम्स आउट टू बी 2.5 मिली मोल्स। ऑल राइट सर, बाकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 1:2:1:2 में। इसके 1 जाएंगे तो इसके 2 जाएंगे, और इसका 0.25 जाएगा तो इसके मोल्स कितने जाएंगे? तो मोल्स ऑफ मिली मोल्स आ गया, मिली मोल्स ऑफ HCl आ गया। HCl के मिली मोल्स कितने आ गए सर? डबल, ट्वाइस ऑफ 2.5, तो आ गया 5 मिली मोल्स। अगर मोल्स की बात करें तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ मोल्स। खैर मास मिलीग्राम में पूछा है तो इसको मिलीमोल्स में ही रहने दो, मास निकाल लो। HCl का मोलर मास कितना होता है बेटा? HCl का हाइड्रोजन का 1, इसका होता है 35.5, दिस कम्स आउट टू बी 36.5। 5 से आपको देखो 1 मोल का मास कितना है, वेट ऑफ HCl निकालते हैं। चलिए 1 मोल का मास है 36.5, 5 मिलीमोल्स का कितना हो जाएगा? इंटू 5 कर देंगे तो ये मिलीमोल्स है तो मिलीग्राम में ही आएगा। ऑलराइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2, और
32 और ये आ जाएगा आपका 182.5। दैट्स एन आंसर। वेट ऑफ HCl ये आ गया होगा आपका आंसर। वेट ऑफ HCl 182.5। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। ओके ओके, अब देखो यही सब है। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अब तुम्हें ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन में क्या है, समस्या क्या है क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बात यह है कि इतने सारे स्टेटमेंट दे दिया कि अब ये करने में आपको 1 मिनट में तो नहीं होने वाला। फिजिकल केमिस्ट्री को ऑन एन एवरेज 2 मिनट लेके चलें तो शायद उससे भी ज़्यादा समय ले लेंगे किसी बच्चे को, अगर आपने सही तरीके से सब कुछ नहीं लिखा तो। पढ़ो सवाल को। कह रहा है कि इनमें से चूज करना है कितनी बातें सही हैं। एक सेल है, सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको यहां दे रखा है, ठीक है। EMF के कौन सी ऐसी चीज है जो EMF को इंक्रीज करेगी, यानी ई सेल को ई सेल ऐसा क्या होगा जिससे ई सेल बढ़े, ये पता करना है। उससे पहले ई सेल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई सेल होता है बेटा E0 सेल। नेक्स्ट इक्वेशन -0.059 अपॉन n log Q। ऑलराइट सर, ये होता है, सबको पता है। अब QC लिखने के लिए और n लिखने के लिए आपको रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज बताता है, और इसके लेफ्ट में एनोड होता है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में कैथोड होता है और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिल्वर का, ठीक है सर। सिल्वर ऑक्सीडाइज होके देखिए वही जा भी रहा है, 0 से जा रहा है +1, और यहां पे आयरन +2 में +3 में ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब गलत दिया हुआ, गलत मतलब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। Fe+3 Fe में जाएगा। ऑलराइट, ये +2 में है, ये +3 में है, तो 3 से 2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑलराइट, तो लेफ्ट में है आपके पास Ag, ठीक है सर। ऑलराइट, Ag, उसके बाद इधर लेफ्ट में होगा Fe+3, Fe+3, और ये जा रहा होगा Ag+ में, Ag+ में यानी AgCl जा रहा है, तो AgCl की PPT बन जा रही होगी, तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है आपके Fe+2 आयन, Fe+2 बन रहा है, ठीक है। ये स्टोरी है। तो आपको AgCl यहाँ पे Cl- आयन भी ऐड करना होगा। ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ये 0 है, ये +1 में गया तो चेंज 1 का है। Fe+3 में है, ये +2 में गया है, यहाँ भी चेंज 1 का ही। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो एक ही हुए हैं, घबराने वाली बात नहीं है। n की वैल्यू तो मुझे साफ साफ मिल गई 1। अब यहाँ से ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये आ जाएगा, एक ये भी एक्वस में होगा तो ये आ जाएगा, ये तो PPT बना देगा तो इसकी बात ही भूल जाओ। ये भी एक्वस में होगा तो ये लोग होंगे। अब Q जो लिखूंगा मैं, Q होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 अपॉन Fe+3 इंटू Cl-। इससे मुझे Q का आइडिया लग जाएगा। इससे अपन को Q का आइडिया लग जाएगा बेटा। और अब यहां से मैं इसके फॉर्मूले को लिख दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे Q की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बेटा, Fe+2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, Fe+3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। ऑलराइट सर। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अब कह रहा ई सेल बढ़ेगा कब, ये पूछा ना, कितनी बातें ऐसी हैं जो ई सेल को बढ़ा देंगे। ई सेल तब बढ़ेगा जब, देखो E0 सेल तो फिक्स है, तो ये वाली वैल्यू पे आपको फोकस करना होगा। ये वाली वैल्यू जब बढ़ेगी तो बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू घट जाएगी। तो बेसिकली ई सेल बढ़ने के लिए ये वाली वैल्यू को कम करना है। ये वैल्यू कम होगी तो छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो और वैल्यू बढ़ी आएगी। अब ये कम कब होगा, ये कम कब होगा, देखो हर बार मैं देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात चल रही है साफ साफ, तो मैं साफ साफ यहां देख पा रहा हूं ये तब कम होगा जब Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। तो देखो Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2, ये तो गलत बात हो गया। अगर आपने Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आ जाएगी। खत्म। Fe+2 के बारे में सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकता है जब Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन घटे। Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन घटने का कहीं बात कर रहा है क्या, यस, थर्ड में कह रहा है डिक्रीज होगा, तो ये बात सही होगी। चलो +3 के बारे में अगर दोस्त मैं बात करूं, +3 के बारे में बात करूं अगर मैं, तो +3 डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो ये छोटा हो जाएगा। तो Fe+3 बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी,
Fe+3 बढ़ा कहाँ रहा है, सेकेंड में बढ़ा रहा है। ऑलराइट, ये सही हो गया। Fe+3 यहाँ घटा रहे थे तो गलत हो गया। क्लोरीन जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन को बढ़ाना है, क्लोरीन को बढ़ाते हुए यहाँ पे दे रखा है। ऑल राइट, अब आप चेक कर लिए कौन कौन सा है, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी। तो अगर आपने इसको करने में 1-2 मिनट ले लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कहूँगा आप इलेक्ट्रो में अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी पढ़ ली, टाइट्रेशन तो नहीं लेकिन कंडक्टेंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अभी तक मैंने क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं देखा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्वेश्चन आने की संभावना अब बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अभी गैल्वेनाइजेशन के तो बहुत सारे सवाल आ गए। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, सिमिलर क्वेश्चन बार बार। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एज इट इज, थोड़ा सा लास्ट में चेंज किया है, बाकी एज इट इज आ गया है। कह रहा है SnHCl डाला गया के ऊपर, तो NO2 को क्या कर देगा, वो रिड्यूस करा देगा। NO2 को रिड्यूस करा के कहाँ लेके जाएगा, जल्दी बताइए। सॉरी NH2 में एनीलीन में, एनीलीन बन गया। फिर आपने CH3COCl डाला, CH3COCl क्या करेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H को खा जाएगा। ये जब भी H को खा जाएगा क्या बना देगा मेरे दोस्त, यहाँ बना देगा CH3, यहाँ आ जाएगा NH, डबल बॉन्ड O CH3 पड़ी हुई है। ये कब करते थे, जब हम लोग, ये हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है, प्लस आर बहुत जबरदस्त देता है, तो हम लोग इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करने के लिए ये काम कराते थे, तो ये थोड़ी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो जाए, सो दैट ऑर्थो और पैरा पे अटैक करा सके। ऑलराइट, अब Br2 ACOH लिया है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। पैरा इसका ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पे अटैक करेगा, और ऑर्थो पे अटैक करके मेरे दोस्त ये जो आंसर देगा H, डबल बॉन्ड O H3, और एक ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा। ऑलराइट सर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, और फिर आपसे कह रहा है कि बताइए जो C बना है ना, इसका मास बताइए मिलीग्राम में, और इस कंपाउंड का मास दे रखा है मिलीग्राम में। तो एक्चुअली ये मिलीग्राम में 137 मिलीग्राम दे रखा है, 137 मिलीग्राम। इस मॉलिक्यूल का मोलर मास भी बेटा 137 ग्राम होता है, 137 ग्राम, और वेट दे रखा है 137 मिलीग्राम। तो अगर आप कन्वर्ट करें तो 137 × 10³ ग्राम में आ जाएगा, और यहाँ से इसके निकाल सकते हैं, इसके मोल्स आ जाएंगे। इवन मास अपन मोलर मास करेंगे तो ये आएगा 10⁻³ ऑलराइट सर, 10⁻³ मोल्स आएंगे। अच्छा, ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक मोल से इसके एक मोल बनेंगे, तो 10⁻³ मोल से 10⁻³ मोल्स ही बनेंगे इसके भी। ऑलराइट, 10⁻³ मोल्स के बन जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रखा है बेटा, इसमें इसका मास पूछा, तो आपको इसको मोलर मास निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसका मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास निकालने, अब देखो क्वेश्चन लेंदी कैसे हो रहा है। अभी तक ऑर्गेनिक में क्वेश्चन यहाँ तक आता था, आपसे पूछ रहा था सी, क्वेश्चन यहाँ रुका ही नहीं। क्वेश्चन को फिजिकल से कनेक्ट किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलवाया आपसे, मॉलिक्यूलर मास निकलवाएगा, तो अब थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब आपको ध्यान से करना होगा, कुछ भी गड़बड़ ना हो यहाँ पे। तो कार्बन को गिनिए, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, और एक यहाँ 9 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 हाइड्रोजन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक ये 7 हो गया, और 3 यहाँ। फिर के बाद नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, और ब्रोमीन। ठीक है बेटा, ये आ गया कंपाउंड का फॉर्मूला। अब इस कंपाउंड के फॉर्मूले से आप इसका निकाल लीजिए मोलर मास, और मोलर मास देखो ये इतने मोल्स हैं, तो मिली मोल्स कितना हो जाएगा, 1 मिली मोल हो, 1 मिली मोल्स हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिली मोल्स। और फिर ये जो मास निकालोगे आप, वो मिलीग्राम में ही आएगा। 1 मिली मोल्स का मास, जो इसका मोलर मास होगा, उसमें 1 मिली मोल से मल्टीप्लाई कर देना, वही मिलीग्राम में उसका आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इन सारे एटम का एटॉमिक ऐड कर देना है, विल गेट द आंसर। क्वेश्चन 2 लेवल पे चैलेंजिंग था। पहला तो आपको सही पता होना चाहिए फॉर्मूला, सही रिएक्शन का पैटर्न पता होना चाहिए क्या बनेगा, और फिर उसको ऐड करके एक जगह पे भी गलती हुई तो आप
चले जाएंगे। अगर आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक कर दिया तो यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम जीरो ऑर्डर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ लाइफ आपसे पूछा है और एक ग्राफ दे रखा है। हाफ लाइफ के बारे में फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बहुत कुछ आपको बताया, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, सारे पैटर्न याद करवा दिए। इवन इस क्वेश्चन को देख के आप सीधे बता सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक 100 मिनट है, यहाँ से 100 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ फिर 100 सेकेंड जा रहा है, इक्वल इंटरवल जा रहा है। और इक्वल इंटरवल में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से 0.05 खत्म हुआ है और यहाँ से भी 0.05 खत्म हुआ है। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट अगर कहीं खर्च हो रहा हो तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है ये बता दो। जीरो ऑर्डर, एग्जैक्टली। इसका मतलब यहाँ पे बोलने की जरूरत भी नहीं होती है कि जीरो ऑर्डर है, अपन को पहले से पता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, इक्वल परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिएक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद आ गया? चलिए, जीरो ऑर्डर की कंडीशन क्या है बेटा, ये होता है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल ए टी। ऑलराइट सर, टी हाफ क्या होता है? टी हाफ आपसे पूछा क्या होता है बेटा, ए नॉट बाई 2k। तो सा सवाल है, मुझे के चाहिए, के मिल जाएगा। ए नॉट मुझे पता है, ये है ए नॉट, प्योर ए नॉट, ए नॉट है। और कोई सा भी टाइम ले लो, अगर आपने 0 से 100 लिया है ये 80 हो जाएगा, 200 लिया है तो ये वाला 80 हो जाएगा। राइट सर, लेट से 200 ले लेते हैं टाइम, 100 ले लो कोई दिक्कत नहीं। ए नॉट कितना है? 0.6। 80 कितना हो गया? चलो 100 के बाद 0.55 इज इक्वल टू के, कितना 100 सेकेंड चले। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट, टाइम सेकंड में दिया है, पूछा मिनट में। यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखना, मिनट में पूछा हुआ है। ये वैल्यू जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 0.05 आ गया, ठीक है बेटा। और k इंटू यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10। ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, टी हाफ हो जाएगा आपका। ए नॉट दे रखा आपको 0.6 और ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4। नाउ अब ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, टी हाफ की, सॉरी के है 2 भी है, कैसे ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 10 की पावर -3 बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 600। ये सेकेंड में आया, ध्यान रखें। You will have to divide by 60 so that you can get the answer in minutes, and the answer would be 60 से divide करेंगे तो 10 मिनट। तो 10 मिनट इज द राइट आंसर। अगर आपने आपका आंसर 10 आ गया है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बेटा। चलिए अगले के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द करेक्ट bond angle in compound which has maximum number of lone pairs of electron among the following compound। कंपाउंड्स दे रखा है, मैं कह रहा है उस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बताइए जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है। अगेन सवाल इजी है बट लेंदी है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में जितना हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी से हो जाएगा, उतना नहीं हो रहा है बेटा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर आपको मेंशन नहीं किया सेंट्रल एटम के लोन पेयर को देखना तो आप पूरे लोन पेयर को गिनेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा बच जाएगा, 4 बच जाएंगे, 4 बोले तो 2 लोन पेयर, और 4 ऑक्सीजन है 2 इंटू 4 वहाँ लोन पेयर हो गया। सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर, सल्फर एक के पास एक भी नहीं होंगे क्योंकि सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ पे 8 लोन पेयर हो गए। ऐसे करके सारे लोन पेयर निकाल, के पास तो और कम होंगे। ऑक्सीजन ही का मैं छोड़ करना, इसके बाद ऑक्सीजन का छोड़ दो, मत चेक करो। NF3 में चेक करना बनता है क्योंकि नाइट्रोजन एक लोन पेयर उसके पास होगा। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं और क्लोरीन है, यहाँ पे आ गया बेटा 10 लोन पेयर, और इस हिसाब से NF3 बाजी मार ले गया। यानी वो मॉलिक्यूल पहले आइडेंटिफाई करो जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर, आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने NF3। NF3 में फ्लोरीन का और एक से अधिक लोन पेयर, राइट। ये 3+1 का केस पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड एंगल का 109 से कम आएगा, सबको पता है, ठीक है। यहीं अगर अमोनिया होता
का बॉन्ड एंगल आपको याद होना चाहिए 107 डिग्री, और वाटर का बॉन्ड एंगल आपको याद होना चाहिए 105 डिग्री। ठीक है, चलिए, अच्छा ये शेप आ गया पिरामिडल। ऑलराइट बेटा, चलो अब सवाल ये है कि सर ये बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना होगा। 126 और हो गया, 112 हो ही नहीं सकता, 107 और 107 हालांकि अमोनिया में होता है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो के लिए आप क्लैरिटी ला सकते हैं। अगर अमोनिया में 107 है, समझना, अब तुम यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाइट्रोजन और अमोनिया में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोज टू नाइट्रोजन होगा, क्लोज टू नाइट्रोजन होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ होगा। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के क्लोज इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के क्लोज होगा, तो यहाँ पे दूर दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, दूर दूर होंगे, तो रिपल्शन यहाँ कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड थोड़ा पास आएगा, यहाँ बॉन्ड दूर आएगा, दूर आएगा बॉन्ड, दूर आएगा। अगर बॉन्ड दूर दूर चले गए तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा अमोनिया में, यहाँ बॉन्ड एंगल इसका अगर 107 है तो डेफिनेटली इसका 107 से कम होगा, तो सही जवाब है 102। ऑलराइट सर, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, आराम से चल रहा होगा सब कुछ। ऑलराइट बेटा, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर 10th क्वेश्चन। ओ हो, ये है वो सवाल, जानलेवा सवाल है ये सर। आपको मालूम, जब हम लोग पढ़ाते हैं इवन हम लोग भी उम्मीद नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन, बट सच ये है कि ये क्वेश्चन, आप देखिए किसके बारे में बात, 13 ग्रुप के बारे में चल रही है। ग्रुप 13 के एलिमेंट के बारे में सबसे डेंजरस ग्रुप यही है। ये ग्रुप इसलिए डेंजरस है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस के ऊपर आते हैं। ये कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इससे जस्ट पहले 3D सीरीज आती है, और 3D सीरीज आने की वजह से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, यहाँ पे आता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और थैलियम में यहाँ पे बेटा आ जाता है आपका 4F सीरीज, और 4F सीरीज आने की वजह से आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4F कॉन्ट्रैक्शन, F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है, यहाँ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से थैलियम और गैलियम बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखाते हैं, और इसीलिए इसका साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सबका ऑर्डर ऊपर नीचे चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के बाकी सबके पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, और सारे पॉइंट ऊपर नीचे होने के चक्कर में ये फेवरेट हो जाता है टॉपिक एग्जामिनर का। तो फेवरेट होता है तो कोई एक ही सवाल पूछता है, इस बार उसने सब पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया है ना, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा जो जो बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा है, साइज बोल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो भी ये कह रहा है, ये सबको ध्यान से पढ़ लो, और मैं कहूंगा जाके सारे ऑर्डर फिर से याद कर लो, सारे ऑर्डर फिर से रिवाइज करो, ठीक है। आपको पता है टॉप टू बॉटम बेटा साइज जो है ना वो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे साइज डिक्रीज होता है। तो पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सिर्फ 13 ग्रुप की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये वाली बात गलत हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की बात कह रहा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है? नहीं, हेलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा होती है। बोरॉन, ये मैंने आपको इस तरह से एक वी बना के याद करवाया था, आपको अगर याद हो तो इस तरह से याद करवाया था आपको। यहाँ पे था बोरॉन, यहाँ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबसे ज़्यादा बोरॉन का होता है, फिर थैलियम का हो जाता है, फिर इंडियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज नहीं होती है पूरी तरह से, स्पेसिफिकली फॉर 13th, ऑलराइट, तो ये बात भी गलत हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में बोरॉन से ज़्यादा एल्यूमिनियम, बोरॉन का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से, लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादा गैलियम का हो जाता है, फिर ये होता है, फिर ये हो जाता है। ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यस, एक फाइनल, एक फिक्स ऑर्डर नहीं मिलता अपन को, बढ़ता घटता हुआ ऑर्डर मिलता है। इसके लिए मैंने आपको एक डब्लू बना के ऐसे दिखाया था, टिल्टेड डब्लू, याद होगा आपको। यहाँ बोरॉन था, यहाँ एल्यूमिनियम था,
यहाँ गैलियम था, यहाँ इंडियम था और यहाँ पे हेलियम। तो ऐसे करके एक प्रॉपर ऑर्डर ही बना सकते हैं आप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्लोब, दैट्स नॉट करेक्ट। ऑलराइट, देखो लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक भी गलती हुई तो हो गया गेम आपके साथ। तो 3 तो गलत हो गए, ABC तीनों गलत हो गए। ये बोला ABC करेक्ट ना। अब ABC में से कोई भी कहीं भी करेक्ट आ रहा है तो उसको तो एलिमिनेट कर दो सीधे। ए करेक्ट गलत, ए करेक्ट बिल्कुल गलत। ये तो 3 ऐसे एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन सही हुआ। और ऐसे भी पूरा चेक करो। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का मैक्सिमम होता है, एग्जैक्टली सही बात है, और मेल्टिंग पॉइंट ही बोरॉन का ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम ये घटता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही घटते हैं। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा यही होता है, पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है, वो भी इन दोनों में, ठीक है। वो भी बोरॉन, एल्यूमिनियम, और यहां आ जाएगा हेलियम, इंडियम और ये गैलियम। ऑलराइट, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको पूरा रिवाइज करवा दिया 13 ग्रुप को पूरी तरह से। तो अब एक एक करके, अभी तो इसने सिंपल सा पूछा है, हो सकता है अगली बार आपसे ये ऑर्डर पूछ दे सारा का सारा। तो प्लीज इसको ऑर्डर को अच्छे से पढ़ के आइए, क्वेश्चन के आने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है यहाँ से। ये फेवरेट ग्रुप है, हर बार आता है सवाल, इस बार भी आ गया। करेक्ट आंसर इज सी। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ CFSE ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा फॉर ईच कॉम्प्लेक्स डेल्टा O इज मोर देन P। डेल्टा O इज मोर देन P का मतलब क्या हुआ भाई? डेल्टा O इज मोर देन P का मतलब क्या हुआ? पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? पेयरिंग। चलिए बात करते हैं कौन है मॉलिक्यूल्स। O4 ऑक्सिलेटो है, होल थ्राइस पे नेगेटिव, तो इस पे आ जाएगा, फिर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 3 बाहर गया है तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ये क्रोमियम E2O4 होल थ्राइस, और बाहर है कितना बेटा? 3 नेगेटिव। यहाँ एक पे होता है 2 नेगेटिव, 3 पे 6 नेगेटिव, तो ये आ गया आपका 3 बाहर गया तो प्लस क्या आ गया। ऑलराइट, नाउ वी कैन गेट द कॉन्फिगरेशन। कोबाल्ट इज 27, तो 4s0 3d7, 4s2 3d7 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 3d7 के बाद 3d6। ऑलराइट, क्रोमियम होता है 24, 4s1 3d5, ये 4s0 हो चुका होगा, 3d5 के बजाय क्या हो जाएगा सर? 3d5 के बजाय आ जाएगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने 3। ऑलराइट, अब EgT2G वाला कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा, ये हो जाएगा T2G Eg00, क्योंकि डेल्टा O इज मोर देन P है। क्या भी होगा? T2G 111, ऑलराइट, T00। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व कर लो उसको। अब CFSE, CFSE क्या होता है? CFSE का फॉर्मूला क्या होता है सर? CFSE का फॉर्मूला होता है 0.6 डेल्टा O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P, ऑलराइट, माइनस 0.4 डेल्टा O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। ऑलराइट सर, चलिए देखते हैं। आप कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताना है। किसका रेशियो? दिस अपॉन दिस का रेशियो। ऑलराइट, तो इसके CFSE की वैल्यू निकालते हैं बेटा। CFSE पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गुड न्यूज़ इस क्वेश्चन में ये है कि इसके EG में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, वाला तो खत्म ही हो गई कहानी। यहाँ पे क्या आ रहा है जरा देखना, यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा O। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास सर? T2G में 6, और यहाँ है माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा O। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये इसमें ए बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, A/B पूछी ना, A/, यार इन दोनों को डिवाइड करो, ये सब कट जाएगा, 6/3 आ जाएगा, आंसर है 2। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है सर, दैट्स योर क्वेश्चन, और ये इसका आंसर। अगर आपने ये कर लिया तो ठीक है, बहुत शानदार। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तक आइसोमेरिज्म क्या ना, हिंट, आइसोमेरिज्म रिवाइज करके आना अगले पेपर में। फिर से वही सवाल, फिर से मतलब फिर से CFT से सवाल आ गया। कह रहा है COBr होल 4 एब्जॉर्ब्स लेसर एनर्जी देन COCl होल 4। तो देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही WFL हैं, वीक फील्ड लिगेंड है।
लेकिन इन दोनों में मैं देख पा रहा हूं तो ये है कि दोनों पे चार्ज +2 है, मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, चार्ज इज सेम, ओनली द थिंग दैट इज चेंजिंग इज लिगेंड। लिगेंड में अगर हम देखें क्लोरीन और ब्रोमीन में, क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांग है, क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा क्लोरीन वाला। इसमें क्या बोल रहा है, ज़्यादा एनर्जी का फोटोन कौन कह रहा है, कह रहा है ब्रोमीन वाला कह रहा है, गलत कह रहा है, सॉरी कह रहा है दिस वन एब्जॉर्ब लेसर, यस ट्रू, ये ज़्यादा करेगा ये कम करेगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट सही। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात हो गई। फिर क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है COC हैज हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन, यस अभी तो मैंने वही आपसे बताया, क्लोरीन बीइंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ये स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ये बात भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हो अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन बोल दीजिए, थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल दीजिए इसके अंदर, बट कोऑर्डिनेशन से स्ट्रेट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नोट्स का क्वेश्चन है। जाइए नोट्स उठाइए, नोट्स उठाइए, इस NiDMG को देखिए, और क्या बोलते थे, ये कैसा कंपाउंड है, रोजी रेड कलर का कंपाउंड है ना, ये बोलते थे ना, ये रोजी रेड कलर का कंपाउंड है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और सब कुछ समझ क्या होता है। DMG क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, CH3 डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे N ऑक्साइम आता है, यहाँ पे आता है OH, ये होता है, ये दोनों डोनर होते हैं। ऑलराइट, आपको याद आ गया होगा स्ट्रक्चर, ये होगा बेटा निकेल। चलिए मैं फटाफट बना देता हूँ यहाँ से इसका स्ट्रक्चर से सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा नाइट्रोजन, हाँ भी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन पे O पे माइनस, इस वाले नाइट्रोजन पे OH। सिमिलरली दूसरे साइड से 2 DMG है तो दूसरे साइड से आएगा N, यहाँ पे आ जाएगा OH, राइट, यहाँ से आएगा C डबल बॉन्ड C, फिर से आएगा N, यहाँ से आएगा O माइनस, CH3 और ये C। याद आया कुछ, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से, ये नाइट्रोजन, तो ये कहानी तो सेट हो गई। अब आपको याद होगा यहाँ पे यस H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग से एक्स्ट्रा चिलेशन आता है भाई, एक्स्ट्रा चिलेशन आने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। यही सारी बातें चिल्ला चिल्ला के मैंने क्लास में पढ़ाया था, स्पेशली इस मॉलिक्यूल को लिखवाया था। तुम इसको देख के तो मुस्कुरा रहे ही होगे कि हाँ भाई नोट्स में तो था ये सवाल। यस एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, नोट्स उठाओ जाके देखो, छपा होगा ये तुम्हारे नोट्स में, ये मॉलिक्यूल ये स्ट्रक्चर छपा होगा। एक स्टेटमेंट जरा पढ़ना, कह रहा है इट हैज 4 रिंग्स, इट हैज 4 5 मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग रिंग, कह रहा है इसके पास 4 5 मेंबर्ड रिंग है। मेरे भाई मैंने ये भी लिखवाया है वहां पे कि रिंग, इसके पास 4 रिंग तो हैं लेकिन 2 रिंग ऐसी हैं जो 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाली जो रिंग है ना 1 2 5 6 मेंबर्ड है भाई, 6 मेंबर्ड, ये भी 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, का मतलब डी वाली बात तो जो है वो गलत है, ये वाली बात सही है। ये रेड कलर का कंपाउंड है, रोजी रेड कलर का कंपाउंड। ऑलराइट, अब आप देखो 2 बातें मैंने बोल दी, चाहो तो तुम इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। कह रहा डी करेक्ट, जहां डी करेक्ट बोला है उसको हटा दो, डी करेक्ट बोला है गलत बात, डी करेक्ट बोला है गलत बात, डी इनकरेक्ट यहां बोला है सही बात, यहां भी डी इनकरेक्ट बोला सही बात, लेकिन यहां कह रहा है ए भी इनकरेक्ट है, ये तो गलत बात हो गई। इस हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। ऑलराइट सर, का मतलब ये ए इनकरेक्ट नहीं। ऑलराइट सर, बी सी डी। सी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। चलो निकेल पे चार्ज है बेटा, डीएमजी पे होता है -1 चार्ज, आपने देख लिया यहाँ पे -1 आ रहा है इसके ऊपर,
निकिल पे आ जाएगा +2 चार्ज। अब निकिल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D8 होता है, 4s2 3D8, ये आ जाएगा 4s0 3D8 और D8 ये देखिए यार ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, DsP2 हो सकता है। अगली बार यही सवाल पूछता है, इसका हाइब्रिडेशन बताओ, शेप बताओ, हाइब्रिडेशन DsP2 शेप स्क्वायर प्लेनर। ऑलराइट, क्या हो गया, D8 सारी पेयरिंग हो जाएगी, सारी पेयरिंग हो जाएगी, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कह रहा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत बात, ये भी गलत बात हो गई, 2 गलत बात हो गई C और D। और ये भी अगर सॉल्ट पढ़े हैं तो वहां पे आपको पता होगा बेसिक मीडियम में ही तो ये बनता है। ऑलराइट सर, तीनों बात गलत हो गई, BCD इज इनकरेक्ट, दैट्स योर राइट आंसर। ऑप्शन रिलेशन से भी क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन एनर्जी पूछा है आपसे, बोल रहा है सबकी एनर्जी दे रखी है तो अगेन आपको करके करना पड़ेगा। इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे जो याद रखते हैं वो रखते हैं -13.z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन आप इसको आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है बेटा, 1.6 × 19 कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कन्वर्ट डायरेक्ट याद है तो आपको पता होगा ये -21.6 × 13 10⁻19 z²/n², ये होता है जूल पर एटम में, ये फॉर्मूला, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला NZ, ठीक है। तो आपको जूल पर एटम वाला फॉर्मूला यूज लगाना है आपको, और आपसे सवाल पूछा है, बताइए, कह रहा है कौन सा सही मैच कर रहा है ना, यही होगा जहाँ तक है सवाल। तो एनर्जी यस, यहाँ पे ये दे रखा है और ये उनकी एनर्जी दे रखी है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम का Z की वैल्यू क्या है यार, Z की वैल्यू है 3, थर्ड ऑर्बिट का मतलब N की वैल्यू भी 3, N3Z3, N3Z3 यहाँ रखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -21.6 10⁻19 जूल पर एटम। क्या दे रखा है, ओके पहला ही सही है, फिर तो पहला ही सही है भाई। हीलियम के लिए बोल रहा है सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिटर हीलियम, N की वैल्यू हो गई 2, Z की वैल्यू भी हो गई 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यही सेम आंसर आना चाहिए, जबकि गलत दे रखा है। तो आई थिंक एक सही हो गया, तो अब बाकी चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है नाइट्रेशन करा रहे हैं, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन NO2 माइनस ले आना है भाई, सॉरी नाइट्रेशन कराने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल लेके आना, NO2 प्लस, ठीक है। तो नाइट्रेशन कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर कब अटैक करेगा, जब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है इसमें से, ये दे रहा है +R, ये दे रहा है -R, ये ओवरऑल में -I देता है, +R भी देता है, लेकिन ओवरऑल में खींचता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा ये अगर एक ही कैटेगरी कई सारे होते तो फिर भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा रिंग की, ये ज़्यादा है न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबसे फास्ट इसके ऊपर अटैक करेगा। तो द फास्टेस्ट वन इज A, एंड देन ये तो सिर्फ -R से -I दोनों से खींच रहा है, ये तो सिर्फ -I से खींच रहा है बेटा, ये ज़्यादा खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये भी डेफिशिएंट है तो ये इसके ऊपर नहीं अटैक करेगा। तो पहले A फिर C, ACB कोई ऑप्शन है, ACB। ऑल राइट सर, चलिए नेक्स्ट। ओके ऑल राइट, बहुत शानदार क्वेश्चन आया बायोमोलिक्यूल्स एंड टॉलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बार बार बोला था यहाँ होती है, क्योंकि कह रहा कौन टॉलेंस टेस्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, ग्लाइकोसिड पढ़ा था, एनोमेरिक कार्बन याद आया। तो अगर कार्बन से OR लगा हो तो ये कीटल होता है बेटा, और कीटल टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। नोट्स पढ़ो जाके, नोट्स याद आ गया, देख लो। अगर कहीं देखो कार्बन है, ये OR है और ये OH है, का मतलब ये हेमी कीटल है, हेमी कीटल या हेमी, ये देखो हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ये कीटल या एसिटल हो सकता है, एसिटल भी हो सकता है, और ये कीटल हेमी एसिटल और हेमी कीटल है। तो OH पर होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, और ऑक्सीडाइज होके टॉलेंस टेस्ट इसको ऑक्सीडाइज करा देता है। तो अगर कह रहा नहीं करे, इसका मतलब OR होना चाहिए। यहाँ पे हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करी थी। एनोमेरिक कार्बन कौन होता है, ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन, तो इससे देखिए यहाँ पे लगा हुआ O फिर R, फिर इससे लगा हुआ OR, दोनों तरफ OR या इसका मतलब ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा।
इस मॉलिक्यूल को देखें, ये है एनोमेरिक कार्बन, ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ये OR, ये भी OR, ये भी नहीं देगा, ठीक है सर। ये OH ये दे देगा टेस्ट, ये एनोमेरिक कार्बन OH ये भी टेस्ट दे देगा। तो आपसे पूछा क्या है, कौन नहीं देगा ना, कौन कौन सा नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये नहीं देगा, A एंड B नहीं देंगे टेस्ट, A एंड B, ये सही सवाल आप। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। ओके अगेन ऑर्गेनिक से क्वेश्चन। कल मैं जब शिफ्ट डिस्कस कर रहा था तो क्लोरोफॉर्म और NaOH जब आए थे फिनॉल के साथ लग के, मैंने आपसे कहा था ये रीमर टीमर रिएक्शन है, याद आया कुछ? और मैंने कहा था सेम रिएजेंट बताओ कहाँ यूज किया था, कार्बेलामिन टेस्ट में। मैंने कहा था कार्बेलामिन पढ़ के जाना, आएगा, देखो आ गया, एकदम वही सवाल आ गया भाई। कल जो मैंने बात बोली थी, अगर कल आपने वीडियो देखी होगी, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। कह रहा है X है, इस पे अमोनिया के साथ अमोनिया डाल के इसको हीट कर दिया गया, कर। फिर कह रहा है जो A बना उस पे पहले Br2KOH कराओ, Br2KOH, तो तीसरी बार ये रिएक्शन 3 टेस्ट में 3 बार पेपर में आ चुका है डायरेक्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इतनी फेमस हो गई है। तो ऑब्वियसली A के पास क्या होना चाहिए था, अमाइड होना चाहिए था। अमाइड पे ये रिएक्शन होता है, अमाइड पे रिएक्शन करके पहले क्या बनाएगा, अमीन, प्राइमरी अमीन, और अमीन पे ये रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बना देगा, और आइसोसाइनाइड बना हुआ है। बट एक खास बात यह है कि यहाँ पे पहले एक कार्बन और है, और फिर ये साइनाइड रहा होगा, ये अमीन रहा होगा, कार्बन के बाद एक अमीन रहा, ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर मैं एक एक करके फिर चेक कर लेंगे, अगर मैं इसको लूँ ये सीधे जाएगा CONH2 में, और NH2 अमीन यहाँ NH2 बना देगा, और NH2 आइसोसाइनाइड बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा, ये भी गलत हो गया इस हिसाब से। आई थिंक ऑप्शन में कुछ और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं ठीक है, हाँ ये भी गलत हो गया। ये हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो पहले क्या होगा, ये अगर मैं कंपाउंड लेता हूँ तो इसमें क्या होगा बताओ, यह जाएगा CH2 और ये चला जाएगा बेटा ONH2 में, ठीक है। ये अगर X था, ये बन गया होगा A, फिर A पे आपने डाला KOH Br2, KOH and Br2, KOH Br2 डालेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ पे आ जाएगा बेटा NH2, और जब इस NH2 पे आप डाल देंगे CH प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी दोस्त, एग्जैक्टली कार्बिलामीन, ऑफेंसिव स्मेल आती है इसकी, CH2, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो किसको लेके बना, थर्ड वाले को लेके बना। ऑप्शन रिएक्शन से क्वेश्चन आप कर सकते थे आसानी से, और नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहा है तो यहाँ 2 ही है, ऑब्वियसली जा सकते थे। ऑलराइट, अगेन अ गुड क्वेश्चन, अगेन एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा, ऑल पॉसिबल आइसोमर बताओ C5H11Br का व्हेन रिएक्ट विथ एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है, ब्रोमीन को हटा के OH लगा देगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, इसमें खासकर क्वेश्चन बोला है कि रीअरेंजमेंट मत कराना, रीअरेंजमेंट करा दिया तो फिर तो बहुत सारे जितने आइसोमर इसके बनाएंगे सबके कार्बोकेटायन बनाएंगे, फिर सबको रीअरेंज करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाए। अभी भी ये कोई आसान सवाल नहीं है, ठीक है। 5H देखना यार, बहुत प्यारा सा सवाल, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए पहले। 5H11Br, आज ही मैं क्लास 11th वाले बच्चों को यही मॉलिक्यूल का आइसोमर पढ़ाया उनको, 11th वाले अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, आज ही मैंने इसके आइसोमर पढ़ाए थे। C5H11 ये पेंटाइल है, और पेंटाइल के टोटल आइसोमर बनते हैं 8, टोटल 8 आइसोमर बनेंगे। लेकिन अगर आप बनाने पे आएंगे तो आपको बहुत आराम से अच्छे से बनाना पड़ेगा इसके आइसोमर्स को। कैसे बनाएंगे, तो पेंटेन के आइसोमर पहले बनाने पड़ेंगे आपको। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, पेंटेन के आइसोमर होते हैं 3, तो 3 पहले वो आइसोमर पेंटेन के, और फिर उन 3 से बनाएंगे। तो मैं आपको एक हल्का सा पढ़ा भी देता हूँ। एक बनेगा नॉर्मल पेंटेन, एक बनेगा आइसोपेंटेन, और एक बनेगा नियोपेंटेन, ठीक है बेटा। और फिर इनमें आपको ढूंढना होगा कि कितने अलग अलग तरह के कार्बन है। तो इसमें ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, एक अलग है। तो ये P टाइप, P टाइप, Q टाइप, Q टाइप, R। इनमें देखें तो ये दोनों मिथाइल से लगे हुए हैं, तो ये P
P, ये QRS, इसके पास बन गए PQRS, 4 बन गए, यहाँ बन गए 3, और यहाँ इस कार्बन से तो जुड़ नहीं सकता, तो ये चारों एक जैसे हैं, सब मिथाइल मिथाइल हैं, तो ये सब PPP सिर्फ एक तरह का है। आपको ये सारे बनाने होंगे पहले, ये सारे PQR वाले सारे बनाने पड़ेंगे। चलिए बनाते हैं। ये 5 बना दिया आपने। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। मैं ब्रोमीन को हटा के सीधे OH लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जहाँ होगा वो हट के OH लग जाएगा। 5 कार्बन की चेन है, पहले P पे लगा दिया, पहले यहाँ पे लगा दिया OH, फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, फिर आप पे लगा दीजिए OH, यहाँ लगा दिया, ठीक है, और फिर 5 कार्बन की चेन है, फिर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 3 इसके बना दिए मैंने, फिर इसके 4 बनाने हैं। 4 बनाओ, चलो ये आ गया। पहले यहाँ से अटैच कर दो OH को, फिर एक बार यहाँ से अटैच OH को बेटा, फिर एक बार यहाँ से OH को अटैच कर दो, फिर एक बार यहाँ से OH को अटैच कर दो। ये इसके 4 और बन गए। देखो एकदम सिस्टमेटिक बनाओगे तो ही बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं है। इसके 4 ये हो गया। यहाँ लगा दो, कह रहा है इस देखना, इसी में समय लग गया ना, ऐसे ही टाइम चला गया होगा आप लोगों का, कोई बात नहीं। फाइंड आउट द टोटल नंबर, और कोई इसका तरीका है भी नहीं कि एकदम जादुई तरीका है कोई, हम लोगों को नहीं पता है, ऐसा है ही नहीं। आप तरीका ही नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ एंड चेक। और वो भी ड्रॉ करने में अगर आपने तमीज से पढ़ा होगा तो ही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा या गलत किया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, तब ये क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है इसमें आपसे? ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये प्रोडक्ट मैंने बना दिया, कह रहा है कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कायरल सेंटर ढूंढो भाई, इसमें कायरल सेंटर है नहीं, इसमें हाँ एक मिल गया, एक तो ये हो गया। इसमें कायरल सेंटर है नहीं, ये दोनों सेम है, तो ये हटा दो। इसमें कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर है, अलग 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 सारे हैं। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई कायरल सेंटर, हाँ जी हाँ ये है, और ये नहीं है। क्यों ये नहीं है? ये कार्बन कार्बन है। यहाँ पे कार्बन 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 नहीं नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो कुल मुझे एक्टिव जो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो 3 देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों मिथाइल मिथाइल आ गए बेटा, ऑलराइट। तो ये नहीं है कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर ये आ गया, एक कायरल सेंटर आपका यहाँ पे आ गया, और एक कायरल सेंटर 3 3 3 3 3 चेक करिए। चेक करिए चेक करिए चेक करिए आप लोग। ठीक है भाई, 3 आ गया, चलो ऑलराइट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में क्या बोला गया है? फॉर द फॉलोइंग चेंज, फॉर दिस फॉलोइंग चेंज आपको सेलेक्ट करना है कि Q, W और डेल्टा U के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? H2O लिक्विड गया H2O वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये 5 डिग्री। तो डेफिनेटली आपको पता होगी, क्लास में अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है, पहले लिक्विड 5 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। H2O का लिक्विड में ही जाएगा, बट उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर वो अब वेपराइज होगा 100 डिग्री पे, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अब ये गैस में जाए 100 डिग्री से। इज द फिनोमेना, राइट? दिस आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड नाउ यू आर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ऑलराइट, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस में जाने से एनर्जी उसकी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। खैर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो डेफिनेटली आपने हीट दिया है, तो क्यू तो पॉजिटिव होने वाला है, तो क्यू जहां जहां नेगेटिव है उसको तो पहले निपटा दो। बोलो चलो तुम साइड हो जाओ। ठीक है, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन, अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। वर्क डन, देख भाई लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द गैस हुआ है, वर्क डन बाय द गैस केमिस्ट्री में बेटा नेगेटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन गया? वर्क डन यहाँ पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया? आ गया आंसर, समझिए।
डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। गैस में गया है, लिक्विड से गैस में एनर्जी, देखो यार इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल जब पास पास होते हैं तो एनर्जी निकालते हैं, तब पास आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं लिक्विड में। जब दूर जाएंगे तो इनको एनर्जी मिली होगी, एनर्जी जब मिलेगी तो ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। एग्जैक्टली पकड़ लिए पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ये क्वेश्चन याद आ गया, मैंने बोला था ना अभी तक आपको कि प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आएगा, आ गया। देखो मैंने बोला था अभी टीएलसी से नहीं आया है, पढ़ के आया ना टीएलसी, इन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आएगा सवाल, आएगा 100% आएगा क्वेश्चन वहां। चलो क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1, कह रहा सब्लिमेशन इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक, सही बात है, दैट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सही बात है। सब्लिमेट करने का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाना, लिक्विड बीच में नहीं बनता, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, हाँ वही बात है, सही बात, ट्रू हो गया, ठीक कह रहा है ये। कह रहा इफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, एकदम सही बात। तो न जाने कहाँ कहाँ बात करी थी अपन ने, तब छोड़िए इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने बात करी थी। फिर अपन ने एक एग्जांपल दिया था, पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप चले जाएं तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो जाता है। ऑलराइट, तो ये बात भी सही हो गई, दोनों ही बात सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट सर, तो चलिए, ऑलराइट एक सवाल और है अपने पास, इसको निपटाते हैं। क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट बताना है आपको। अपन ने क्या बनाया है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे इस जगह पे नहीं, इस जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। ऑलराइट, ये सेट ऑफ रिएजेंट दे रखे हैं, आपको इसको देखना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहले में डाला है NaOET, ये बेस है बेटा, बेस क्या कराता है, एलिमिनेशन, एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन कराएगा। चलो पहला वाला चेक करके देख लेते हैं, पहले क्या दे रहा है, ये एलिमिनेशन करा देगा तो ये बना देगा। ऑल राइट, फिर लिया गया है B2H6SO2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO क्या कराता है, टर्मिनल पे अल्कोहल बना देता है सर, यानी ये बना देगा यहाँ पे OH अल्कोहल। फिर लिया गया है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है CrO3, याद आया K2Cr2O7 लेते थे, फिर KMnO4, फिर जोन्स, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये सीधे अल्कोहल को एसिड में लेके जाते हैं। ये अल्कोहल है, ये एसिड में चला जाएगा। एसिड कौन सा, ये वाला, यही बना है क्या, एग्जैक्टली यही बना है, इसका मतलब पहले ही सही हो गया यार, पहला ही सही हो गया सर। ये कह रहा है पहले HBO करा दो, नहीं होगा, एक्वस KOH ले लो भाई साहब, एक्वस KOH पता है आपको क्या कराता है, सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे OH लगा देगा, ठीक है। फिर कह रहा सवाल ही नहीं पता था, फिर कह रहा अच्छा नहीं, एक NaOET वाला और है, कह रहा ये करा दो D। अच्छा चलो, मैं D आंसर तो नहीं है लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ D के लिए। D में क्या करेगा, NaOET लेगा तो ये बजाएगा एल्कीन। फिर कह रहा है HgOAC होल ट्वाइस ले, OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इसका अल्कोहल बनता है, याद आया, OH यहाँ आ जाएगा। और मेरे भाई इसके बाद कह रहा है जोन्स ले लो, जोन्स 2 डिग्री, याद आ गया, 2 डिग्री को कहाँ ले जाएगा, कीटोन में लेके जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जबकि फाइनल प्रोडक्ट एसिड है, इसका मतलब बात भी गलत है। ठीक है सर, उम्मीद है आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया होगा, सब कुछ अच्छे से समझा होगा। जो मैंने पुरानी बातें अगर पिछले लेक्चर्स में बोली हैं वो उनको आप ध्यान रखिए, जो मैंने अभी बोला उसको ध्यान रखिए, इसको करके जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए पेपर का अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पेपर कैसा भी आ सकता है, टफ आ सकता है, ईजी आ सकता है, अपने आप का अपना पेशेंस लूज वहाँ नहीं करना है। अगर आपने अपना टेम्परामेंट खो दिया तो ये मान के चलिए इजी क्वेश्चन भी वहाँ पे डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो आप डिफिकल्ट के लिए अपने आप को रेडी करके लेके जाइए, इजी आ गया इट्स गुड, कम से कम डिफिकल्ट आएगा तो आपका टेम्परामेंट लूज नहीं होगा, जिसके चक्कर में आप पेशेंसली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम रहना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ब्रीथ करिए, 2-3 ब्रीथ, जब आपको दिक्कत हो रही है तो स्ट्रॉन्ग इनहेल एक्सहेल करिए, स्लोली करिए, थोड़ा सा काम हो जाइए, फिर पेपर को दोबारा से लगाइए। पैनिक मत करिए, किसी क्वेश्चन को लेके बैठ मत जाइए, पहले इजी क्वेश्चन को जल्दी कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़िए। ऐसा ना हो डिफिकल्ट करने के चक्कर में इजी छूट जाए। ऑलराइट, चलिए बाकी आप
केमिस्ट्री में देख रहे हैं सारे क्वेश्चन नोट्स आए हैं, नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली शिफ्ट के अगले पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।